हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है कि कांग्रेस के आंदोलन में वाम पक्ष के उदय और विस्तार, इसका वर्णन और भारतीय राजनीति में इसके प्रभाव, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में कांग्रेस के आंदोलन में वाम पक्ष का उदय काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में वामपंथी विचारधारा को अपनाने वालों में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण तथा नरेंद्र देव जैसे कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। वामपंथी विचारधारा के अनुसार भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए यहाँ की दोषपूर्ण उत्पादन प्रणाली जिम्मेदार थी। जिन लोगों के द्वारा उत्पादन नियंत्रित होता था वे न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम मुनाफा कमाते थे। जो धनी थे वे और अधिक धनी बनना चाहते थे। इसके लिए वे गरीबों और मेहनतकश मजदूरों का जी भरकर शोषण कर रहे थे। अतः इस असमान और शोषण युक्त व्यवस्था का अंत किए बिना भारत में समतामूलक समाज का निर्माण करना संभव नहीं था। इसलिए समाजवादियों ने गरीबों और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई सार्थक प्रयास किए। वर्ष 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इससे समाजवादियों का मनोबल बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने को समाजवादी बताया। उनके आग्रह पर कांग्रेस ने बंबई में घोषणा की कि भारत की गरीबी महज विदेशी शासन के चलते नहीं है, बल्कि इसके लिए यहाँ के आर्थिक शोषण जिम्मेदार है। गरीबी और आर्थिक शोषण का अंत करने के लिए यहाँ के समाज की सामाजिक संरचना में आंदोलनकारी परिवर्तन लाने होंगे। इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इससे समाजवादी आंदोलन को काफी बल मिला। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादी कार्यक्रम को अपनाने की बात कही गई। इनमें समाज के मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई, जो स्पष्ट रूप से जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी जी के बीच एक समझौता था। इस घोषणा में प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात कही गई तथा उत्पादन की प्रक्रिया में शोषण को समाप्त करने पर भी बल दिया गया। 1934 तक समाजवादियों ने कांग्रेस के अंदर ही अपने को संगठित करने लगे। मई 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय समाजवादी आंदोलन की स्थापना की। इस आंदोलन में अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, M.R. मसानी एवं M.C. जोशी, N.G. गोरे आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ये सभी 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में
नासिक जेल में बंद थे। इन सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इन समाजवादियों ने कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों को पसंद नहीं किया। इन लोगों ने कांग्रेस के प्रस्ताव को नकार दिया। इनका विचार था कि कांग्रेस ही देश की मौलिक समस्याओं का सर्वहारा वर्ग के पक्ष में समाधान करे। कांग्रेस की नीतियों से असहमत होते हुए भी इन लोगों ने कांग्रेस से बाहर किसी संस्था की स्थापना की बात नहीं सोची। जयप्रकाश नारायण ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका उद्देश्य पूरी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी में बदल देना नहीं था, बल्कि इनके सिद्धांतों को बदलना था। वस्तुतः देश में समाजवादी शक्तियों को मजबूत कर राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के उद्देश्य से ही 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना का स्वागत किया। 1936 में उन्होंने 3 प्रमुख समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन को कांग्रेस की कार्यकारी समिति में मनोनीत किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ से ही अपने को कांग्रेस में रूपांतरित करने और साथ ही इसको मजबूत करने के काम में लगाया। समाजवादियों ने कांग्रेसियों को इस बात के लिए राजी कराना चाहते थे कि वे स्वतंत्र भारत में समाजवादी दृष्टि अपनाएं तथा वर्तमान आर्थिक मुद्दों पर उनका रुख किसानों तथा मजदूरों के पक्ष में होना चाहिए। कांग्रेस समाजवादियों को भारतीय परिस्थितियों की बेहतर समझ थी, इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व से इतना अधिक मतभेद नहीं बढ़ाया कि वह टूटने के कगार पर पहुंच जाए। जब भी कभी टकराव की स्थिति पैदा होती थी, तब कांग्रेस समाजवादियों ने अपना सिद्धांत एक तरफ करके यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जो कि नेहरू के विचारों से काफी करीब था। इन समाजवादी आंदोलनों का व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलनों का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना ही था, लेकिन समाजवादियों के कारण इसमें सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता को भी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ महत्व दिया जाने लगा। इस कांग्रेस समाजवादियों के कार्यक्रम थे संगत और साहसिक साम्राज्यवाद का विरोध, किसान सभाओं और ट्रेड यूनियनों के रूप में मजदूरों और किसानों को संगठित करना, स्वतंत्र भारत में समाजवादी समाज की स्वीकृति तथा फांसीवादी विरोधी उपनिवेशवाद विरोध तथा युद्ध विरोधी विदेश नीति। इन कार्यक्रमों के साथ समाजवादियों ने कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद के बावजूद 1935 तक साथ साथ काम किया और समाजवाद को मजबूत आधार प्रदान किया। अंततः हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस में वाम पक्ष का उदय परिस्थितियों की देन थी। दरअसल समाजवादियों ने पाया कि भारत में आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए
केवल ब्रिटिश जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसमें दोषपूर्ण उत्पादन प्रणाली की भी महत्वपूर्ण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसी कारण समाजवादियों ने कांग्रेस के अंतर्गत अपनी मांगों को रखा तथा स्वतंत्र भारत में दोषपूर्ण उत्पादन प्रणाली समाप्त करके समतामूलक समाज के निर्माण को लक्ष्य बनाया। इसमें गरीबों और मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों के कारण ही राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की धारा और दलित शोषितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति धारा एक हुए। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।